एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी में जो सेकंड बुक है, जिसमें कि खास तौर से हम 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे। वन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द सेकंड चैप्टर इज फाइनेंशियल मार्केट, थर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड फोर्थ विल टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये चारों ही चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और रिसेंटली काफ़ी अपडेशन हुआ है इसमें क्लास 12 के हिसाब से, तो अपडेशन वाला टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ विल बी टॉकिंग अबाउट दीज चैप्टर्स। सो यू कैन वॉच द वीडियो इन डिटेल, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप एंड पॉइंट पे इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देन ऑल्सो इट विल गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली अगर देखा जाए तो इट इज़ मैनेजिंग द फिनेंस, बट ये डेफिनेशन ना देके विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल डेफिनेशन विच इज़ द प्रोक्योरमेंट एंड यूसेज ऑफ फिनेंस। मतलब कि आपको फंड्स को कहाँ से लेके आना है। एक कंपनी है, कंपनी आपको अगर स्टार्ट करनी है तो उसमें आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो पैसे को आप कहाँ से लाओगे और उस पैसे को आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। तो बेसिकली उस पैसे को अरेंज करने की बात हो रही है कि कहाँ से पैसे को लाना है और कहाँ पे उस पैसे को हमें इन्वेस्ट करना है। तो जब भी हम पैसे को लेके आते हैं कहीं से भी, हम जिस भी सोर्स ऑफ फिनेंस से हम मनी को रेज करेंगे, वो ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे कि रिटर्न्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हों। चलिए अब शॉर्ट में इस चैप्टर को देखते चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है? देखिए, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ओके, उसके जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ते रहें। अब शेयर होल्डर का वेल्थ कैसे मैक्सिमम होगा? देखो, एक जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का शेयर खरीदता है, ठीक है। अब जो भी वो शेयर खरीदता है उस पर उसको मिलता है डिविडेंड। तो एक शेयर होल्डर को एक शेयर पर डिविडेंड मिलता है। अब जब वो डिविडेंड लेता है वो उसी हिसाब से शेयर्स में पैसा लगाता है जिन शेयर्स में उसको डिविडेंड राइज होता हुआ दिखता है। ओके, तो अगर आपने डिविडेंड ऐसा दे रहे हो जो कि बढ़ रहा है या एक कंसीडरेबल रेंज से इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में शेयर होल्डर को बेनिफिट होता है। सो ही इज गोइंग टू बाय सच शेयर्स जहाँ पे उससे डिविडेंड इंक्रीज होता दिखे। अब शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये आपको याद रखना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब जो शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये कैसे होता है? जब आप 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन प्रॉपर्ली लेते हो। ये कौन से 3 डिसीजन है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, financing decision, and the third one is dividend decision. अब ये तीनों डिसीजन लेता कौन है? ये तीनों डिसीजन हमारे फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो ये तीनों डिसीजन लेगा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। अगर वो तीनों डिसीजन को प्रॉपर्ली लेता है तभी हमारी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है ऑफ द शेयर या आपका अर्निंग्स पर शेयर ये इंक्रीज होता है। अगर ये इंक्रीज होगा तभी शेयर होल्डर का डिविडेंड इंक्रीज होगा एंड तभी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। सो द मेन ऑब्जेक्टिव यू हैव टू रिमेंबर इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता ही है, तो ये आप जनरल भी लिख सकते हो। इसके बाद जो मैंने आपको अभी भी बताया कि 3 तरह के डिसीजंस होते हैं, वन इज इन्वेस्टमेंट, द अदर इज फाइनेंसिंग एंड थर्ड इज डिविडेंड। अब जब आप इन तीनों डिसीजंस की बात करते हो, ये तीनों डिसीजंस बेसिकली आ जाते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर। ये आपको बहुत याद रखना है। बहुत से बच्चे, आई एम सो सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, फाइनेंशियल, ओके। तो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं और इन फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर ये 3 तरह के डिसीजन आते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है इसका ये मतलब होता है कि आप फंड्स को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। नेचुरली आप उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पे कि आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि आप अपने पैसे को कहाँ पे लगाओगे, जो भी पैसा आपने फर्म ने रेज किया उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो मैंने आपको अभी बताया भी था कि हम उन जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे कि हमें रिटर्न्स बढ़ते हुए दिखते हैं, ठीक है। अब इसको ही हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। मैं आपको हर चीज़ को डिटेल में इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको इसका बेनिफिट हो। स्टिल अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट आपके पास है। आप ट्रेन योर ब्रेन में, ट्रेन योर ब्रेन नाउ जो चैनल है इसमें प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके
एक एक टॉपिक को ईजिली डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज़ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ये पॉइंट ये कहता है कि आप उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करो जो आपको हायर रिटर्न्स दे रहे हों, बट आपको इस ऐसे में उसके जो इनफ्लोज़ हैं आउटफ्लोज़ हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा। अगेन मैंने जो वीडियो बनाए हुए हैं तीनों के अलग अलग वीडियोज़ हैं, डिविडेंड डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, तीनों के ही फैक्टर्स डिटेल में आपको एक्सप्लेन करे हैं। यू कैन अगेन चेक दैट वीडियो। सेकेंड आता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न ये कहता है कि आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे कि आपको रिटर्न बढ़ता हुआ दिखे। एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कहता है कि जब भी आप कोई दो प्रोजेक्ट्स को कंपैरिजन कर रहे हो तो जो कंपैरिजन का आपका बेसिस है दैट शुड बी सेम। आप कभी ऐसे कंपैरिजन्स नहीं करो जहाँ पे कि दो चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही हों। ओके, नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है वो डिसीजंस जिसमें कि हम फंड्स को कहाँ से लेके आएँ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ से फंड्स लाते हैं जहाँ पे कि उसकी कॉस्ट कम हो। ओके, रिस्क भी आप ऐसा देखते हो जहाँ पे किसी चीज़ का रिस्क कम हो। देन हम बात करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट की। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट वैसे तो वो खर्चा है कि चाहे आप डेट इशू कर रहे हो या इक्विटी ले रहे हो, दोनों में ही ये खर्चा आता है, बट मेजॉरिटी हम बात करते हैं इक्विटी से। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी ज़्यादा जा रही है तो ऐसे में आप इक्विटी को कम करोगे क्योंकि ऑलरेडी ये कॉस्ट जो है वो आपको इक्विटी पे इनकर हो चुकी है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो कि फिक्स नेचर की है और ऑपरेशन से रिलेटेड है, जैसे कि हो गया रेंट है। ओके, रेंट आप पे कर रहे हो, इंश्योरेंस पे कर रहे हो, ये सारी वो कॉस्ट जो कि रेगुलर बेसिस से है। तो अगर ये कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही हैं तो ऐसे में आपको फिनेंस किससे करेंगे? आप करेंगे इसे इक्विटी से फिनेंस। वाई इक्विटी? बिकॉज डिबेंचर्स में आपको ये पता है कि डिबेंचर्स से अगर आपने फाइनेंस कराया तो आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मोरओवर डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो आपका कंपलसरी होता है। तो ऐसे में आप इससे फिनेंस नहीं करोगे, डिबेंचर से आप इक्विटी से फिनेंस करोगे। अगेन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये तीनों ही फैक्टर्स के पूरे फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है मैंने प्रॉपर्ली। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक भेजूंगी तो आप वहाँ से भी उसे चेक कर सकते हो। देन वी हैव स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब अगर मार्केट राइज पे है, मार्केट बूम पे है, अच्छा मार्केट आपका चल रहा है, तो ऐसे में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इक्विटी से अपने फंड्स को रेज करें। कमिंग ऑन टू डिविडेंड डिसीजन, देखिए सारे ही डिसीजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ने भी चाहिए। डिविडेंड डिसीजन में आ जाता है अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स ये कहता है कि आपको प्रॉफिट में से ही डिविडेंड पे करना है। जो प्रॉफिट होते हैं कंपनी के उसी में से हम डिविडेंड पे करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ये वाला ये कहता है कि भाई जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो स्टेबल नेचर में हो। अगर प्रॉफिट ही स्टेबल नहीं होंगे तो हम डिविडेंड स्टेबली नहीं दे पाएंगे। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड वन, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड भी आपको स्टेबल नेचर में ही कंपनी को पे करने चाहिए टू द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और जो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट है ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़रूर डिविडेंड डिसीजन जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है वहाँ से आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उन कंपनीज़ के लिए होता है जो कि नई कंपनीज़ हैं एंड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट वो कंपनीज़ अडॉप्ट करती हैं जो कि ऑलरेडी रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं। नेक्स्ट वी हैव लीगल कंस्ट्रेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। ये भी आपस में काफ़ी रिलेटेड आपको देख सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि जो लीगल कंस्ट्रेंट है ये हो जाता है कि अगर एक्ट ने कोई कंस्ट्रेंट लगाए हुए हों। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट हो जाता है कि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है और ऐसे में आपका जो लोन अमाउंट है वो आपको पहले पे करना पड़ेगा एंड वो भी आपको इसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगा देता है दैट यू शुड फर्स्ट पे द अमाउंट या इंटरेस्ट आप इधर पे करेंगे टू द पर्सन जिससे आपने लोन लिया है एंड बाद में आप डिफरेंट दोगे। तो ऐसे में जो डिफरेंट होगा वो कम हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव सम कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट तो ऐसे में आपका जो डिविडेंड का रेट है वो कम हो जाएगा। सो डिविडेंड डिसीजन होता भी यही है कि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट आपने कितना प्रोपोर्शन एज डिविडेंड दे रहे हो एंड कितना प्रोपोर्शन आप रिटेन करोगे। सो नेचुरली हमेशा आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट होते हैं उसमें से आप डिक्लेयर करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विन ऑब्जेक्टिव्स की, दैट इज कमिंग ऑन टू फिनेंशियल प्लानिंग। तो फिनेंशियल प्लानिंग की हम बात करेंगे, एक सेकेंड। ओके, सो फिनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? फिनेंशियल प्लानिंग बेसिकली फाइनेंस की हम प्लानिंग कर रहे हैं बट इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स मेन होते हैं, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड
एंड दूसरा आता है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। अब बहुत से स्कूल्स में अभी आजकल आप लोग के एक्सटर्नल चल रहे होंगे, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, तो उसके हिसाब से भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और अगर आपके यहाँ अभी तक एक्सटर्नल वाइवा नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, तो एक पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो कि एक्सटर्नल के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको देने के लिए आपको क्या तैयारियां करनी है उसको आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये आता है टू एन ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। जब पैसे की रिक्वायरमेंट हो तब फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड नंबर 2, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। बहुत ज़्यादा फंड रेज करना भी गलत है। अगर आपके पास एक्सेसिव ऑफ कैश है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द फर्म। कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस, क्या फ़ायदा है अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करी है फर्म ने, तो क्या फ़ायदा होगा। देखो, सबसे पहली बात है कि आप इस अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि भाई हम कैसे कैसे फंड्स को यूज़ करेंगे। फिर कोई भी शॉक और सरप्राइज है उससे आप बच जाते हो। शॉक क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम, ओके। सरप्राइज इज एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड रिड्यूसेस वेस्टफुल एफर्ट्स। आप आपस में ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर लेते हो, सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेटेड चलते हैं और कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होती। आपने ऑलरेडी प्लान कर दिया कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, सो एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड। एंड देयरफॉर ये भी इसी से रिलेट कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है और जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उनका भी आपस में लिंकेज कौन कर रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग। टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ फंड, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना कि भाई फंड कब आएगा, कहाँ से आएगा, बिकॉज आपने पहले से ही उन चीज़ों को प्लान कर लिया। नेक्स्ट वी कम ऑन टू कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल। इसके ऊपर भी पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में अगेन, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट हैं इसमें फैक्टर्स, उनको मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगी। एक आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में हम कहते हैं कि कोई भी कंपनी जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करती है तो उसको डिबेंचर्स और इक्विटी दोनों को कंसिडर करना चाहिए। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए, देखने से लगता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब ये हुआ कि हम वो तरीका लें शेयर रेज करने का जहाँ पे कि हमें कम रेट पे इजीली इक्विटी अवेल हो रही हो, बट ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये कहता है कि आपको अपनी कंपनी में डिबेंचर्स, देखिए डेट की बात हो रही है, डिबेंचर्स को एक सर्टेन प्रपोर्शन तक ही रेज करना चाहिए। अगर आपने अपने डिबेंचर्स को और ज़्यादा रेज कर दिया, बहुत ज़्यादा ले लिया कंपनी ने, तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा तो कंपनी अपना इंटरेस्ट बर्डन ही पे करती रह जाएगी और डिविडेंड जो है वो कम पे करेगी। तो देयरफॉर आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप डिबेंचर्स को एक सर्टेन प्रपोर्शन तक ही फर्म में रेज करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक और आता है, दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, अगेन अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही है तो ऐसे में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसिडर करना है और ये देखना है कि आपको डिबेंचर्स करने हैं या इक्विटी। सो इफ़ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द फर्म बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में आप इक्विटी से फिनेंस नहीं करोगे, बट आप डिबेंचर्स से फंड को रेज करोगे। ऐसा क्यों है, बिकॉज इक्विटी ऑलरेडी आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, दैट मीन्स उसका जो खर्चा है वो सारा बहुत ज़्यादा है। एंड इक्विटी भी आप कर दोगे तो आपको कंफर्म नहीं है कि इतने शेयर सब्सक्राइब होंगे या नहीं होंगे। वेराज डेट में आपको फ़ायदा है, यू नो कि भाई डिबेंचर्स आप आराम से अवेल कर लोगे एंड इंटरेस्ट भी आप पे कर पाओगे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब जो आपको रेगुलेशंस हैं जो गाइड कर रहा है उसकी भी चीज़ों को आपको देखना है। अगर कोई गवर्निंग बॉडी है तो आपको उसकी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही डिसीजन लेना है। कमिंग ऑन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये इस चैप्टर का एक क्लोजिंग पार्ट है, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। मोरोवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज़ TOE, दैट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, सैम्पल पेपर में भी एक बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, इसी बार आया है, तो आपको वो ज़रूर अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और उसमें हम बात करते हैं ROE एंड IOD के रिलेशन के बारे में। तो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, अगेन वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके साथ उसमें अटैच कर दूंगी, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। तो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो अमाउंट है जो कि आप इन्वेस्ट करते हो इन फिक्स्ड असेट्स। वर्किंग कैपिटल जो आपकी डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि हम कहते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर दो फर्म्स ने मिलकर कोई बिजनेस किया है तो ऐसे में उनका जो फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप दो लोग मिलकर काम करोगे तो आप जो असेट यूज़ कर रहे हो वो दोनों फर्म्स यूज़ करेंगे, और ऐसे में जो असेट का इन्वेस्टमेंट है वो तो एक ही बार हो रहा है। जैसे कि अगर हम कहें कि दो बिजनेस ने मिलकर लिफ्ट यूज़ करी,
तो अगर आपने लिफ्ट यूज़ करी है, मान लीजिए ए और बी ने, तो बोथ आर यूजिंग द सेम लिफ्ट फॉर द कस्टमर्स, अज्यूमिंग कस्टमर्स के लिए उन्होंने लिफ्ट लगाई है, तो ये दोनों ही फर्म के जो लोग आ रहे हैं वो दोनों लोग एक ही लिफ्ट को यूज़ करें, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही बार हो रहा है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट इसमें आता है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव ये कहता है कि आपने किसी भी असेट को लीज पे खरीदा है या आपने उसे परचेज करा है। अगर आपने उस असेट को लीज किया है, लीज का मतलब है कि आप उसका रेंटल दे रहे हैं, ओके, उसे हम कहते हैं लीज रेंट। तो लीज रेंटल से अगर आप पे कर रहे हैं तो इस हिसाब से यू आर जस्ट पेइंग द लीज, ठीक है, आप सिर्फ एक अमाउंट पे कर रहे हैं होलसम, यू आर नॉट परचेजिंग इट। अगर आप परचेज करेंगे तो आपको उसका पूरा अमाउंट जो है, अपराइट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तो वो खर्चा आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आपकी फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगी। बट अगर आप उसे लीज पे ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो आपकी फिक्स कैपिटल कम हो जाएगी। ऐसे ही जब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, इसमें भी दो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, दैट इज क्रेडिट अवेल्ड एंड क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अवेल्ड ये कहता है कि अगर आपने क्रेडिट लिया है, ओके, आपने उधार किसी से लिया, तो अगर आपने उधार लिया है एज अ ट्रेडर, इफ़ यू हैव टेकन क्रेडिट फ्रॉम समबडी, दैट मीन्स कि आपने उससे सामान खरीदा, ओके, अज्यूमिंग दैट यू आर टेकिंग गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर, आपने उसके यहाँ से गुड्स मंगाए बट आपने उसे कैश का पेमेंट नहीं किया, तो आपके यहाँ से फर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैश का कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, सामान आपका क्रेडिट पे गया, ओके, तो कैश आपका ना तो रिड्यूस हुआ ना इंक्रीज हुआ। तो हम अलग से WC ऐसे में अरेंज नहीं करेंगे, देयरफॉर WC आपका कम रहेगा। बट अगर आपने क्रेडिट अलाउ, यहाँ पे हम बात करते हैं जो भी आपके बायर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, तो अगर आपने किसी कस्टमर को सामान उधार पे बेचा है, ओके, उधार पे बेचा मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ से जो गुड है वो तो गया बट आपके यहाँ कोई भी कैश जो है वो नहीं आया। तो कैश नहीं आया बट हमें कैश तो चाहिए, ओके, तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं से अपने पास कैश को अरेंज करेंगे, दैट मीन्स कि हम WC को इंक्रीज करेंगे। तो ऑल इन ऑल ये हमारा चैप्टर का ब्रीफ है। अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मैंने ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में शेयर किया हुआ है, जो कि बिजनेस स्टडीज से क्लास 12th का है वो, तो आप उसमें से आराम से सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर which is financial market. So we are starting with the next chapter which is financial market. Financial market और financial management दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और काफ़ी ईजी हैं अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। देखिए फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या है, ये एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम बात करें कि जो भी दो इसमें कंसेप्ट आता है, फाइनेंशियल मार्केट एंड दूसरा आता है बैंक्स। इसी कंसेप्ट में अगर आप देखो, ऑन वन साइड वी हैव हाउस होल्ड्स एंड दूसरी साइड पे वी हैव इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे हम इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं बट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज, ठीक है। अब हाउस होल्ड हो गए हम लोग जो सेवर्स हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम अपनी सेविंग्स को या तो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करें या हम अपनी सेविंग्स को बैंक्स में दे सकते हैं। आपको पता है कि अगर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं व्हाट वी गेट इन रिटर्न इज इंटरेस्ट, और अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको मिलता है डिविडेंड, और यही पैसा फर्दर जाता है कंपनीज के पास। तो ये दोनों फाइनेंशियल मार्केट और बैंक्स होते हैं, ये हो जाते हैं कंपीटिंग इंटरमीडियरीज। इनको कंपीटिंग इंटरमीडियरीज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो हाउस होल्ड का जो पैसा है ये कंपीट हो रहा है बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट या बैंक। हाउस होल्ड के पास ऑप्शन आ गया कि वो अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करे, वो फाइनेंशियल मार्केट में दे या फिर वो बैंक में दे। तो इसी चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे इस समय फाइनेंशियल मार्केट के रेफरेंस से ही कि फाइनेंशियल मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस आ जाता है, इट इज़ मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। फाइनेंशियल मार्केट क्यों बनाए गए, इनका मेन पर्पस यही था कि जो सेविंग्स हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको भी सेविंग्स भी दिखाई कि जो हाउस होल्ड है उसकी सेविंग्स को वो मोबिलाइज कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो पैसा जो अभी तक हाउस होल्ड के पास था वो पैसा मूव होके किसके पास जा रहा है, जो सेवर्स का पैसा था दैट इज मूविंग थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट एंड गोइंग टू द कंपनीज। तो पैसा मूव हो रहा है, तो मोबाइल हो रहा है, ओके, वी कैन से द मनी इज मूविंग, मोबाइल हो रहा है एंड चैनलाइज भी हो रहा है। चैनलाइज कहाँ पे हो रहा है, जो इन्वेस्टर है, जो कंपनी है, वो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में उस पैसे को इन्वेस्ट करे, जिस भी ब्रांच में, जिस भी काम में उसे लग रहा है वो पैसा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लगाया जा सकता है, जिससे कि रिटर्न इंटर्न बढ़ के आए। जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी SWM की, दैट इज शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो रिटर्न बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करते हैं आपको। नेक्स्ट फंक्शन आता है
दैट इज़ फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। ये आपको नॉर्मली समझना है। प्राइस डिस्कवरी का मतलब है किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ना है या कम होना है। ये कैसे आपको मालूम पड़ता है कि अगर किसी शेयर के लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ओके, तो अगर किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी तो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर लोग किसी शेयर का प्राइस को लोग कम खरीदना चाह रहे हैं तो अगर कम खरीदना चाहेंगे तो उस चीज़ का प्राइस भी जो है वो कम होगा। अब इसमें फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट पे ही आपके सारे शेयर्स के प्राइसेस जो हैं वो लिस्टेड हैं। तो यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि किस कंपनी के शेयर्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है और किसका कम हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट। अब एक अरेंजमेंट है फाइनेंशियल मार्केट में कि अगर आप चाहें तो आप अपने शेयर को किसी और को सेल भी कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेडिंग। तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने शेयर्स में। एंड लास्टली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आप एक शेयर होल्डर के तौर पे उस कंपनी को मिलना चाहो एक जनरल लेवल पे, तो आप नहीं जानते एज एन इन्वेस्टर, बट एज अ पर्सन जो कि शेयर में इन्वेस्ट करके कंपनी के पास आता है, तो आपका जो कॉस्ट है उस कंपनी को ढूंढने का वो कम हो जाता है और ईजिली आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खुल जाता है जिसके थ्रू आप अपने पैसे को यहाँ से कंपनी तक पहुँचा सकते हो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मार्केट सेगमेंट। अब फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो दो तरह से होता है। वन इज़ द मनी एंड द अदर वन इज़ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो पैसा है जो कि 1 ईयर के अंदर ही आपको रिटर्न करना होता है या फिर 1 ईयर के अंदर ही मैच्योर होता है। इसी तरह से आप दूसरा देखो, दैट इज़ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो पैसा है जो कि मोर देन 1 ईयर तक आप रखते हो और बाद में आप उसे रिटर्न करते हो। मनी मार्केट के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल बिल। ओके, ट्रेजरी बिल क्या है? ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। ओके, जब गवर्नमेंट को फंड की रेजिंग करनी होती है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करते हैं, विच इज़ नोन एज टी बिल्स ऑल्सो। इनको हम टी बिल्स भी बोलते हैं। तो ये 25,000 के मल्टीपल्स में काम करता है। ओके, और ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है कि जब गवर्नमेंट को फंड रेजिंग करनी है, गवर्नमेंट को अपने लिए पैसा चाहिए, तब वो ट्रेजरी बिल को इशू करते हैं। एक और ख़ास बात होती है, इनको इशू तो किया जाता है एट पार, बट दे आर रिडीम्ड एट डिस्काउंट। आई एम सॉरी, it is issued at a discount and redeemed at par. Issued at a discount and redeemed at par. इसका मतलब ये हुआ कि आप जब उसे इशू कर रहे हो, मान लीजिए वो 1 लाख का ट्रेजरी बिल है, तो आपको उस समय पे करना है सिर्फ 96,000। ओके, तो इशू हो रहा है डिस्काउंट पे। और रिडीम का मतलब है जब आप वापस उसे पे बैक करोगे और अपने फंड को यूज़ करोगे, तब वो आपको उसका पूरा पैसा देंगे। तो यू विल बी गेटिंग फुल 1 लाख रुपीज़ जब ये आपको रिडीम किया जाएगा। तो रिडेम्पशन जो है वो पार पे है। ओके, तो ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल पेपर। ये अगेन कंपनीज जो हैं उनको फंड रेजिंग के लिए होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई कॉमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उन्हें फंड रेज करना है। एंड सबसे खास आ जाता है कॉल मनी। कॉल मनी की खास बात ये होती है जब बैंक्स को अपने CRR मेंटेन करना होता है, उसके लिए वो कॉल मनी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के अंदर। इसमें आ जाते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। ये आपके कोर्स में इस बार नहीं है, तो ये आपको ध्यान से नहीं देखने की ज़रूरत है, बट नॉर्मली मैं आपको बता दूं ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को फ्लोट करते हो। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट डील्स इन द सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। जो आपकी ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में, उनमें जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। अब जो सेकेंडरी मार्केट है उसी को कुछ खास टॉपिक्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, उसके फंक्शंस। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, कि जो ये अब तरीका चल रहा है जिसमें कि हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, उससे क्या फ़ायदा है। एंड देन ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है। एंड लास्टली सेबी के ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ये पूरा, तो ये आपको अच्छी तरह से समझना है। अगेन फाइनेंशियल मार्केट का मैं एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगेन वो आपके बोर्ड से पहले आपको सारी चीज़ों के वीडियोस, हर चैप्टर का एक क्विक रिविजन के वीडियो आपको मिलेंगे, प्लस सैम्पल पेपर्स। मैं आपके साथ 10 सैम्पल पेपर्स डिस्कस करूँगी और उन्हीं 10 सैम्पल पेपर्स को आप डिटेल में करेगा, बिकॉज मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को ही यूज़ करते हुए वो सैम्पल पेपर फ्रेम करूँगी।
ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, लिक्विडिटी दे रहा है और मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। जो आपकी ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में प्रमोशन हो रहा है एंड आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब अगर किसी को अपना शेयर सेल आउट करना है तो वहाँ पे वो इजीली कर सकता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये आप देखो तो हमने इधर पढ़ा भी था ऑलरेडी कि प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, प्राइस डिस्कवरी जो है वो फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का और वही हम यहाँ पे भी रिपीट करते हैं। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, देखिए स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी हो जाती है और यहाँ पे आप सेफ्टी रहता है आपके ट्रांजैक्शंस का। देयर मोर चांसेस कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज पे सेबी, अगेन सेबी जो है वो एक गवर्निंग बॉडी बनती है, वो पूरा चेक करती है कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं वो सारी सही हैं, कुछ भी इसमें फेक नहीं हो रहा है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्योंकि अगर हम अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी कंपनी आप लगाते हैं, तो वो पैसा जो है वो फर्म पे जा रहा है, उस कंपनी पे जा रहा है और वो कंपनी उस पैसे को कहीं ना कहीं बेस्ट प्रोडक्टिव जो उसका यूज़ है वहाँ पे उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही है, तो नेचुरली जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट वी कॉल अपॉन स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब होता है इक्विटी का एक कल्चर। ओके, अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबको इक्वल इन्फॉर्मेशन है, सबको एक ही चीज़ें पता है, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन आप कितना स्पेक्यूलेट कर लेते हो किसी शेयर के प्राइस को, किसी कंपनी की प्रोफाइल को, तो उसके हिसाब से आप प्राइस का राइज या फॉल जो है उसे जज कर सकते हो। स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन है, तो कोई स्पेसिफिक प्राइस यहाँ पे कोटेड नहीं होता, अगेन डे वाइज चेंज भी होते हैं प्राइसेस, तो आप स्पेक्यूलेट कर सकते हो, आप जज कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो कि किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा या कम होगा। अब एडवांटेजेस क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, सबको सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, एफिशिएंसी है, सबको कम कॉस्ट में इजीली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है और एक सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हर कोई इन्फॉर्मेशन लेके अपनी शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकता है। ट्रेडिंग का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले एक ब्रोकर सेलेक्ट करना होगा। ओके, समबडी हु विल बी बाइंग शेयर्स ऑन योर बिहाफ। हम खुद से ट्रेडिंग ना करके हमें एक ब्रोकर को अरेंज करना पड़ता है और एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। तो डीमेटलाइजेशन अकाउंट जो है वो खोला जाता है, फिर एक ऑर्डर प्लेस होता है जिसमें हम बताते हैं कि हमें कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स चाहिए, एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है और उसमें लिखा जाता है कौन से आपने शेयर्स बोले थे, खरीद गए, कितने का प्राइस पड़ा, एवरीथिंग एंड द साइन। एंड लास्टली इज सेटलमेंट। सेटलमेंट में आ जाता है T+2, तो ट्रांजैक्शन डे +2 मोर डेज, जिसमें आ जाता है पे इन एंड पे आउट डे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट वी टॉक अबाउट सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार अभी मैंने भी वाइवा लिया था कुछ स्कूल्स में, तो जब एक्सटर्नल वाइवा के तौर पे मैं गई थी कुछ स्कूल्स में, तो वहाँ पे बच्चे सेबी के फुल फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोल जाते हैं, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इट इज़ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो इन केस क्वेश्चन आए, इस पर ज़रूर आएगा भी, तो आपको सिक्योरिटीज़ लिखना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है इसको रेगुलेट करना, इसको देखना कि सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, ये काम किसका है, सेबी का है। प्रोटेक्ट, गाइड एंड एजुकेट इन्वेस्टर्स। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, क्या करा जाता है, तो उनको गाइड करने का काम भी सेबी का है। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंटरमीडियरीज। अब जो आपके ब्रोकर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का काम सेबी का है। तो सेबी के 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंट्री। रेगुलेटरी होते हैं जो कि रेगुलेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमने कहा ब्रोकर का रेगुलेशन करना, रजिस्ट्रेशन करना। प्रोटेक्टिव फंक्शंस हो जाते हैं जिसमें कि हम प्रोटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना। ओके, डेवलपमेंट्री जिसमें हम उस जगह को डेवलप करें, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना या जितने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन करना। तो ऑल इन ऑल वी हैव कवर्ड फाइनेंशियल मार्केट इन वेरी शॉर्ट। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं चैप्टर से रिलेटेड समझा दी हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर प्लीज़ पुट इन द कॉमेंट बॉक्स। नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस चैप्टर को पहले मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहती हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारे 4 मेन एलिमेंट्स आते हैं। दीज आर नोन एज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये 4 P's क्या होते हैं, 1 इज़ प्रोडक्ट, दूसरा आता है प्राइस, फिर होता है प्लेस और फिर होता है प्रमोशन। मार्केटिंग को डेफिनेशन भी आपको लर्न करना ज़रूरी है, जिसमें हम कहते हैं मार्केटिंग क्या है, ये एक सोशल प्रोसेस है। ओके, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हम करते क्या हैं, वी एनालाइज द नीड्स एंड वांट्स। आप नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करते हो अपने कस्टमर्स की और आप उसे पूरी करने की कोशिश करते हो थ्रू द मार्केट ऑफरिंग। अब मार्केट ऑफरिंग क्या है, मार्केट ऑफरिंग इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट उसे देकर जिसके थ्रू आप
तो प्रोडक्ट को आप अवेल कराते हो तो प्रोडक्ट प्लस उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स वो सब मार्केट ऑफरिंग में आती हैं। एंड लास्टली एक एक्सचेंज मैकेनिज्म आ जाता है जिसके थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है फ्रॉम द बायर टू द सेलर मूव कर पाता है। तो ये चारों जो हैं यही आपके एलिमेंट्स हैं और यहीं से आपकी डेफिनेशन भी मार्केटिंग की बनती है। सो मार्केटिंग की अगर हम 4 P's की बात करें या हम इसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। दिस इज मार्केटिंग मिक्स। तो एक मार्केटिंग मिक्स के अंदर ये 4 चीज़ों में बात होती है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्राइस अकेला P है जिससे कि एक कंपनी को रिटर्न मिलता है, बाकी सब में फर्म के जो पैसा है वो खर्च होता है। प्रोडक्ट बनाने में खर्चा है, प्लेस अरेंज करने में कहाँ पे सामान कैसे कैसे भेजना है, प्रमोशन करने में तो खर्चा है ही, एंड प्राइस इज़ द ओनली P जिससे फर्म को रिटर्न अवेल होता है। अब देखिए फंक्शंस की बात करें तो मैं इसे लर्न करने का बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट ड्रॉ योर पाम। आप अपने पूरे पाम का जो तरीका है वो आप बना सकते हो ऐसे करके थोड़ा सा, और इसमें आपको क्या करने हैं, सीक्वेंस बनाने हैं। तो जो फर्स्ट आप इंडेक्स फिंगर पे रखोगे ये आ जाते हैं आपके पहले 3 स्टेप्स, दैट इज गैदरिंग, एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हम इस फॉर्मेट में से लर्न कर सकते हैं। सेकेंड में हम रखते हैं वो सारे टर्म्स जो कि आपके 3 टर्म्स के हैं, जैसे कि आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन and grading. Next we talk about packaging and labeling. और तीसरा आता है आफ्टर सेल सर्विसेज, या हम उसे कह सकते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो इस तरह से मैं आपको सारे चीज़ों को बहुत ही इजीली लर्न करा देती हूँ, आप इसे ज़रूर फॉलो करिए। साथ साथ आई बी टॉकिंग अबाउट 10 सैम्पल पेपर्स, जो मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था। 10 सैम्पल पेपर्स पे हम काम करेंगे और ये 10 सैम्पल पेपर मैं कहीं से ला नहीं रही हूँ, ये सारे मैं खुद से आई बी मेकिंग देम ऑन माई ओन फॉर यू ओनली। तो आप अगर इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे, तो आप देखेंगे आपका 80% जो बोर्ड का पेपर है वो इन्हीं 10 पेपर से आएगा जो मैं आपके साथ प्रेजेंट करने वाली हूँ, और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रॉम 20th जनवरी। तो 20 जनवरी से आपको डेली बेसिस से सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, बट इसमें मैं आपको क्वेश्चंस पूरा दूंगी, बट आंसर्स आपको मैं सिर्फ हिंट्स दूंगी। तो आपको खुद से उसे सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को चेक करना है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो हम थर्ड अपनी फिंगर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लर्न करते हैं BPP। सो BPP स्टैंड्स फॉर ब्रांडिंग, प्राइसिंग एंड प्रमोशन। एंड लास्ट पे हम बात करते हैं वो सारे जो कि आपके मूवमेंट ऑफ गुड्स से रिलेट करता है, जैसे कि अगर हम बात करें दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, then we have transportation, and third is warehousing. अब इन्हीं सबको मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने बात करी वो 3 जो कि स्टेप वाइज चलते हैं, जैसे कि आया गैदरिंग, एनालाइजिंग, मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं हमें देखना है उस प्रोडक्ट की नीड और वांट क्या है, क्या लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, थ्रू दी स्वॉट एनालिसिस। आफ्टर दैट इज डन, नाउ वी नीड टू प्लान। हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्लान करेगा। प्लान मतलब ऑब्जेक्टिव बनाएगा, और ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उस चीज़ की प्लानिंग करेगा। एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, किस तरह का प्रोडक्ट बनाया जाए, ठीक है, उसको रिसर्च करना, उस पर क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन करें, उसको कैसे बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में आती है, जो कि फर्म का रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो इस पर काम करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जो हमने यहाँ पे रखे थे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब इन दोनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो एक यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हो। ग्रेडिंग बेसिकली आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की होती है, ओके। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी हम ग्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग होता है एक आउटर पैकेज बनाना, कोई प्रोडक्ट का कवरिंग बनाना, और उसी कवरिंग पे जब हम लिखते हैं कुछ, ओके, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आप भर रहे हो, लिख रहे हो, वो सारा आ जाता है लेबलिंग में। देन वी हैव कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आपने देखा होगा बहुत बार आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो या खरीदते हो और उसके बाद फर्म से, कंपनी से आपको कॉल्स आते रहते हैं, या 1-2 सर्विसेज जो होती हैं उस प्रोडक्ट की वो आपको फ्री में मिलती हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली
customer support service. Next we talk about BPP, which is branding, pricing and promotion. ब्रांडिंग क्यों करी जाती है भाई? ब्रांडिंग से क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्ट को एक डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है, ओके, एक आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट डिफर कर रहा है फ्रॉम दैट ऑफ द अवेलेबल अदर ब्रांड्स, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग क्या है? वो अमाउंट है। सो प्राइसिंग इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा टू बाय दैट प्रोडक्ट। इसमें प्राइसिंग के भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हम कहें प्रोडक्ट का कॉस्ट, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग क्या चल रही है, ओके, देन उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी एंड डिमांड कितनी है, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देन वी हैव मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। अगेन मुझे डाउट है कि इस बार ये आपके 2020 जो 3 है इसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं प्राइसिंग के फैक्टर्स के। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रमोशन। प्रमोशन इज़ नथिंग बट अवेयर करना, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करना अबाउट द प्रोडक्ट, कि लोग आपके बनाए प्रोडक्ट को खरीदें। चलिए आगे बात करते हैं। कंसेप्ट में आ जाता है मार्केट, मार्केटर, मार्केटिंग। सो मार्केटर कौन है? जो एक्टिव पार्ट प्ले करता है जब आप एक प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो। एंड यूजुअली आप देखोगे ऐसे में जो सेलर होता है ही इज़ द मार्केटर, क्योंकि जो सेलर होता है वही आपको कन्विंस करता है कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो ये चारों की मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर ली। अब मैं आपसे बात करती हूँ कुछ फिलॉसफीज़ के बारे में। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, ये पूरी डिटेल में मैंने चैनल पे आपके लिए अपलोड ऑलरेडी करे हुए हैं। जो क्लास 12th की हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो, फिलॉसफीज़ हैं, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पे अपलोड करे हैं, आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। सो प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस करता है कि हम गुड्स को बनाएं ऑन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो प्राइस कम हो जाएगा। प्रोडक्ट कंसेप्ट बात करता है कि आप प्रोडक्ट बनाते हो बट आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो एंड सुपीरियर क्वालिटी हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट हो। देन सेलिंग कंसेप्ट फोकस करता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट जब बना रहे हो, अगर कोई फर्म इस फिलॉसफी को फॉलो कर रही है तो वो क्या करती है, अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बेचती है। तो उनका तरीका ही ये होता है कि वो अग्रेसिव सेलिंग को यूज़ करते हैं। देन वी हैव मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आप वो चीज़ बनाओ जो कि कस्टमर को चाहिए। एंड लास्टली सोसाइटल मार्केटिंग, इसमें हम कस्टमर का भी ध्यान रखते हैं, साथ साथ हम इकोलॉजी, ओके, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इसका आप ध्यान रखते हो। दैट मीन्स सोशल वेलफेयर पे आप फोकस करते हो। ये चारों मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीस थे वो मैंने आपको बता ही दिए। ब्रांडिंग की जब हम बात करते हैं, इसके एडवांटेजेस टू द मार्केटर एंड टू द कस्टमर। मार्केटर को क्या बेनिफिट है? दैट मीन्स जो कंपनी है उसको क्या फ़ायदा है, उसका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ओके। सबसे पहली चीज़ क्या है? डिफ्रेंशिएट हो रहा है फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स। दूसरा हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स में। आप एड्स देखो, टीवी पे एड्स आते हैं, तो उन एड्स को डिस्प्ले करने में ये फर्म के लिए इजी हो जाता है जब वो एक ब्रांड नेम को यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग, इसका क्या मतलब हुआ कि आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है और कोई नॉर्मल लोकल प्रोडक्ट है, तो हो सकता है लोकल प्रोडक्ट का प्राइस 300 रुपये हो और ब्रांडेड प्रोडक्ट का उसी चीज़ का प्राइस जो है वो हो सकता है 2000 को। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट एक क्वालिटी आपको प्रॉमिस करती है, प्लस साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि अभी हम बात करेंगे कस्टमर के एंड पॉइंट से। एंड लास्ट इज ईज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपका ब्रांड नेम सक्सेसफुल है तो आप ईजिली और नए प्रोडक्ट्स को अपने इसी एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम में ईजिली यूज़ कर सकते हो। कस्टमर को बेनिफिट होता है कि वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है। अब लर्न आपको ये रखना है कि प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन है मार्केटर में और प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन है कस्टमर के बेनिफिट से। क्वालिटी बढ़ जाती है और स्टेटस सिंबल। अगर आप एक स्पेसिफिक ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप एप्पल के फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो एक क्वालिटी आपकी जो है, एक आपका स्टेटस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक गुड ब्रांड नेम की क्या क्या खास बात है? देखिए, अगर आप अपना खुद से प्रोडक्ट शुरू करते हैं तो वो ऐसा ब्रांड नेम आप रखो जो कि बोलना इजी हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए, अलग सा हो, कांस्टेंट हो, वो चल सके और वो इजीली रजिस्टर हो सके। अगर आपका ब्रांड नेम किसी और कंपनी के नेम से कोइंसाइड करेगा तो वो आप नहीं रख सकते। एंड आपका ब्रांड नेम जो है और अदर लैंग्वेजेस, कल्चर्स में भी इजीली कुछ मीनिंग होल्ड करता हो।
टॉकिंग अबाउट पैकेजिंग, देखिए पैकेजिंग क्या है, एक प्रोडक्ट का ओवरऑल जो हम कवरिंग बना रहे हैं उसकी बात करते हैं। पैकेजिंग 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकिंग होती है जो कि आपके प्रोडक्ट का बेसिक आउटर कवरिंग है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी पैकेजिंग होती है जिस पे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इज़ जो कि जिसमें हम एक मान लीजिए कार्डबोर्ड बॉक्स है पूरा बड़ा सा, उसमें हमने सारे अपने जो प्रोडक्ट है उसके यूनिट्स रखे और फिर हम उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। सो दैट इज़ दी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर कोई पैक्ड प्रोडक्ट होता है तो बेनिफिट क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को आज के टाइम पे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि साफ़ सुथरा हो। सेल्फ सर्विस आउटलेट, आप किसी मॉल में जाओ तो अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी पैक्ड है ढंग से अच्छे से तो वो अपने बारे में इतना ज़्यादा बता रहा होता है कि उसे किसी और एक्सप्लेन करने के लिए कोई कस्टमर की वहाँ पे कोई सप्लायर की या कोई जो कस्टमर केयर के लोग होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। इनोवेशन अपॉर्चुनिटी, आप प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन अगर ना भी करो बट उसकी पैकेजिंग पे अगर आप करोगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है प्रोडक्ट की सेल में। एंड आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो सकता है फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स अगर आपने उसे अच्छी तरह से पैक किया है। कमिंग ऑन टू द फंक्शंस, फंक्शंस क्या है पैकेजिंग के, आपका प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन मिला, आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिल रहा है, बिकॉज अभी हमने बात भी करी थी जो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं वो आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ओके, देन फैसिलिटेट्स यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, अगर उसमें एक स्पेसिफिक नोजल आपने लगा दिया या एक कैप लगा दिया तो उससे वो प्रोडक्ट ईजिली और मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकता है। एंड आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो रहा है, दैट इज़ ऑन सेकेंडरी पैकेजिंग, आप इजीली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। लेबलिंग, लेबलिंग जैसे मैंने आपको बताया वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप अपने प्रोडक्ट पे लिखते हो, तो ये आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रही है, आप ग्रेड कर सकते हो। ग्रेडिंग का मतलब है अलग अलग उसे सीक्वेंस में रख सकते हो। एंड देन प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट, एंड बहुत बार जो लेबलिंग होती है वो लॉ की तरफ से कंपलसरी होती है। जैसे आप देखो सिगरेट के पैक पर लिखना ज़रूरी है दैट इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि लॉ कहता है कि आपको उसे मेंटेन करना है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा और प्राइस के मिक्स, दैट इज़ प्राइस के फैक्टर्स, ये मैंने आपको बताए थे अभी। तो इसमें 3 खास आ जाते हैं, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, सर्वाइवल इन द मार्केट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। तो अगर आप मार्केट शेयर लीडरशिप चाहते हैं, मतलब आप अपनी फर्म को काफ़ी हाई लेवल पे लाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको लोअर प्राइस रखना होगा। सर्वाइव करने वाले हैं तो एक नॉर्मल प्राइसिंग। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, आप अपनी क्वालिटी को प्रॉमिस करते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको अभी नॉर्मली समझा भी दिए थे सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स में हम बात करते हैं कि हम प्रोडक्ट को कैसे अपनी जगह, दैट इज़ जो हमारा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ से हम कैसे ले जाएंगे टू प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कस्टमर का एंड है। तो यहाँ पे हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प आती है, दैट इज़ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आ जाते हैं ओन रिटेल आउटलेट्स आपके हों, आप टेली मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो, डोर टू डोर सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप 1, 2, 3 लेवल को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा अभी कोर्स में आपके नहीं है तो इसे आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में भी जो टेक्निक्स हैं वही आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए, रिबेट, डिस्काउंट, रिफंड, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी, गिफ्ट आते हैं। देन प्रमोशन मिक्स में वी हैव 4 मेन मेथड्स। जब हम प्रमोशन मिक्स की बात करते हैं तो इसमें भी 4 आ जाते हैं। 1 इज़ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो ये चारों आपके प्रमोशन मिक्स या कहें प्रमोशन के वेरिएबल्स हैं या प्रमोशन के एलिमेंट्स हैं। तो एडवर्टाइजिंग आपको पता है ये एक पेड फॉर्म है, मतलब इसमें फर्म पैसा देती है किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, नॉन पर्सनल है, इसमें आप पर्सनली जाके कोई बात नहीं कर रहे हो, और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, आपको पता होता है किस कंपनी का ऐड है ये। एडवर्टाइजिंग के फ़ायदे क्या हैं, आपकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपका जो सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स है वो भी बढ़ जाता है, आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ये बेसिकली ऑब्जेक्शंस हैं। ऑब्जेक्शंस में हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात कर रहे हैं, बट अगेन ये टॉपिक जो है अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आ रहा है। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, जिसमें आप डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, प्लस इसमें हम टेली मार्केटिंग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसमें कि आप
इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, दैट मीन्स फ्रॉम द सेलर टू द कस्टमर। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं डोर टू डोर सेलिंग की ही, तो पर्सनल इंटरेक्शन है, आप कवरेज कर सकते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताते हो, तो एक रिलेशनशिप जो है वो भी डेवलप हो जाती है। खास तौर से जो इसमें हमें बात करनी है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू प्रेस रिलेशंस या पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन बेसिकली इज़, आज के टाइम पे आप देखो तो प्रोडक्ट को सिर्फ बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता हो। ओके, एंड पता करने के लिए भी, बताने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। तो व्हाट यू डू इज़ कि आप अपने एनुअल रिपोर्ट्स में इन चीज़ों को पब्लिश करते हो, आप कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हो, आप ब्रोशर बनाते हो, ओके, प्रेस किट्स रखते हो। ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। तो आज की डेट में पीआर का डिपार्टमेंट भी होता है, अर्ली इट वॉज नॉट देयर, नाउ वी हैव पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो कि खास तौर से यही काम करता है कि फर्म की गुडविल जो है वो बनी रहे। इससे होता है कि हम प्रेस रिलेशंस करते हैं, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका भी डिटेल में वीडियो में आपके लिए शेयर करूंगी, आप उसे ज़रूर अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए, कमिंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर हम बात करें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिकली आप देखो तो ये 2019 का जो एक्ट रिवाइज हो गया है उसको हम रेफरेंस में लेके चलेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिड्रेसल एजेंसी। ओके, अगर कोई कंज्यूमर है और वो चीट हो रहा है तो ऐसे में वो क्या करेगा, ही कैन अप्रोच डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, और ही कैन अप्रोच स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, और ही कैन अप्रोच नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब अप्रोच का मतलब ये है कि अगर आपके साथ चीटिंग हुई, आप केस फाइल करना चाहते हो कंज्यूमर कोर्ट पे, तो आपके पास ये 3 रिड्रेसल एजेंसीज हैं। सो फर्स्टली आप यहाँ पे केस को फाइल कर सकते हो, यहाँ पे आपके बिलो 20 लाख, आप यहाँ पे 20 लाख तक के केसेस को फाइल कर सकते हो। स्टेट कमीशन पे आ जाते हैं 20 लाख टू 1 करोड़, और नेशनल कमीशन पे अबव 1 करोड़। दैट मीन्स कि जो भी आप कॉम्पनसेशन का अमाउंट क्लेम कर रहे हो, ओके, प्लस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों मिलाकर अमाउंट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू हु इज़ अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर यहाँ पे सिर्फ वो नहीं है जो कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट को खरीद रहा है, बट यहाँ पे हमारा कंज्यूमर से रेफरेंस है कोई ऐसा पर्सन जो कि गुड और सर्विस को अवेल करता है और उसका अमाउंट इधर ही इज़ पेइंग दैट इन कैश टोटली, या फिर वो पार्टली पे कर रहा है, या फिर वो डेफर्ड पेमेंट कर रहा है। ओके, अब रेमेडीज़ होती हैं। अगर आपने एज ए कंज्यूमर आपने कोई केस फाइल किया और आपके फेवर में क्या क्या हो सकता है, या तो ये बोला जाएगा कि आप उस डिफेक्ट को पूरी तरह से हटा दो, या फिर आप रिप्लेस करो उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को एक नए प्रोडक्ट के साथ, या फिर आप पूरा अमाउंट पे करो कंप्लेनेंट को। ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स हैं। ओके, या हो सकता है कि कंपनसेशन आपको पे करना है कंज्यूमर को जो भी उसे लॉस हुआ, प्यूनिटिव डैमेजेस पे करने के लिए आ सकता है, या डिसकंटिन्यू करो, रिस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिस जो भी है उसको आपको पूरी तरह से ख़त्म करना है। कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं, इसमें यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू बी हर्ड, इसी पे केसेस भी आते हैं। तो राइट टू सीक रिड्रेसल का ये मतलब है कि अगर किसी कंज्यूमर ने कोई केस फाइल किया है तो केस फाइल करने के बाद उसे उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ओके, एंड राइट टू बी हर्ड ये कहता है कि इफ़ यू आर डिससैटिस्फाइड यू शुड फाइल योर केस इन द कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोग इसे पढ़ के जाते हैं। कंज्यूमर मस्ट आस्क फॉर कैश मेमो, ये बहुत बार आपकी केस स्टडीज़ में आता है। कंज्यूमर मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। कंज्यूमर मस्ट सी द प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, ये सब हमारी बेसिक ड्यूटीज़ भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि हमें हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बाय करना है जो कि स्टैंडर्डाइज हो, जो कि नॉर्म्स को फॉलो करता हो। अब रीजंस क्या होते हैं कंप्लेंट के, जब आपने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस देखी, एक्सेसिव प्राइस चार्ज हो रहा है, सर्विस में जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला, प्रोडक्ट जो था ख़राब निकला, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। इंपॉर्टेंस देखें कंज्यूमर के लिए, तो आज के टाइम पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंज्यूमर आर इग्नोरेंट, उन्हें अपने राइट्स नहीं पता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अगर बिजनेस अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट चाहता है तो उसे ऐसा करना चाहिए, कंज्यूमर का ध्यान रखना चाहिए। जो बिज़नेस है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी मॉरल ड्यूटी है, और अगर वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट किसी भी तरह से उसे इंटरवीन करे तो उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। सो दैट्स ऑल, मैंने आपके लिए प्रॉपर्ली सारे ही टॉपिक्स को कवर किया है। आई एम अगेन इन्फॉर्मिंग यू कि 20th ऑनवर्ड्स
मैं आपके लिए सारे सैम्पल पेपर्स लेके आऊँगी, 10 सैम्पल पेपर्स बनाऊँगी और उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, आप उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। साथ साथ मैंने ऑलरेडी जो क्लासेस हैं फॉर एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर दिए हैं फ्रॉम 7th। नाउ दीज आर ऑफलाइन, तो जो लोग भी आगरा में हैं तो वो इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो ऑनलाइन के लिए हमारा थोड़ा सा चार्ज है, वो हो सकता है आपको पे करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।